नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं 10 अहम खबरों पर। चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी का एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू सामने आया है। पीएम मोदी के साथ एक्टर अक्षय कुमार ने बात की। पीएम मोदी से बातचीत में अक्षय ने कई दिलचस्प सवाल पूछे, जिनका मोदी ने सहजता से जवाब दिया। ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा, वो जगह ज्यादा लेता है इसलिए आपने इसको मैंने काट दिया था। ओके। हाँ, वो बात वो पैंसठ भर गया जी। झारखंड के लोहरदगा से पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला किया। पीएम ने कहा कि विरोधी 3 चरणों के मतदान के बाद ही हार मान गए हैं और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। 300 सीटों पर वोट पड़ने के बाद अब विरोधियों के लिए पराजय स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। अहमदाबाद में मतदान के बाद पीएम मोदी के रोड शो पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। मंगलवार को पीएम मोदी अहमदाबाद में मतदान करने पहुंचे थे और इसके बाद सड़क पर काफी दूर तक चलते हुए लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर सैकड़ों लोग मौजूद थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसे लेकर शिकायत दर्ज की है, जिस पर चुनाव आयोग ने गुजरात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी भाषण के दौरान एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। फतेहपुर में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को मेरे परिवार के खिलाफ बोलने की सनक है। जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में, कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं। 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया। दिल्ली में टिकट कटने पर बीजेपी से नाराज सांसद उदित राज ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मंगलवार को दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से उनकी जगह गायक हंसराज हंस को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण उदित राज नाराज थे। कांग्रेस ज्वाइन करते ही उदित राज ने हमलावर रुख अपना लिया और बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताया है। एनआईए कोर्ट ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। मालेगांव धमाके के एक पीड़ित ने साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की थी, मगर साध्वी के जवाब के बाद एनआईए कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में एक भव्य रोड शो किया, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बालाकोट स्ट्राइक को लेकर विरोधियों पर विवादित टिप्पणी की है। एक चुनावी जनसभा के दौरान फडणवीस ने कहा कि एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को मिसाइल से बांधकर भेजना चाहिए था। हालांकि फडणवीस ने ये बातें मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रोज विचारायचे पुरावा काय आहे, पुरावा काय आहे, पुरावा काय आहे। अरे मी गमतीने म्हटलं की आम्हाला जर तुम्ही आधी सांगितलं असतं की तुम्ही सैन्याला पुरावा मागणार आहे, तर बालाकोट मध्ये जे रॉकेट सोडलं त्यासोबत तुमचा एक नेता बांधून सोडला असता की जा आणि त्या ठिकाणी पहा आमच्या सेनेनं काय त्या ठिकाणी करून दाखवलं। दिल्ली में रोहित शेखर मर्डर केस में उनकी पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम के सूत्रों के मुताबिक अपूर्वा ने गला दबाकर रोहित की हत्या की। मर्डर के दौरान रोहित शेखर नशे में थे। घर के 2 नौकर भी हत्या में शामिल थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे रोहित के अवैध संबंधों का शक जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से पति पत्नी में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रोहित की पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मध्य प्रदेश में पुलिस वालों की दादागिरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बैतूल कोतवाली के भीतर एक युवक को पाइप से पीटा जा रहा है। पीड़ित युवक बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, मगर पिटाई करने वाले सब इंस्पेक्टर के हाथ नहीं रुक रहे, जबकि एक और पुलिस वाला हाथ में पाइप लेकर दूसरे युवक को डरा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। श्रीलंका में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद आतंकी संगठन ISIS ने नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 8 आत्मघाती हमलावर दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की जांच की जा रही है। कल ही ISIS ने श्रीलंका हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस आत्मघाती हमले में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
2019 के सियासी रण में मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर काशी में सियासत का सुपरहिट मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या प्रियंका गांधी करेंगी पीएम मोदी का सामना? क्या वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी प्रियंका? क्या आपकी बार बनारस में होगा महामुकाबला? क्या काशी की धरती पर बीजेपी और कांग्रेस की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा की इस लड़ाई में वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के नामांकन की तारीख भी तय कर दी गई है और प्रियंका 29 अप्रैल को वाराणसी से पर्चा दाखिल कर सकती हैं। ये वो खबर है जिसका इंतजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश को था। जिस दिन से कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की औपचारिक तौर पर एंट्री हुई थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो उनका मुकाबला पीएम मोदी से हो सकता है। हालांकि पिछले एक महीने में देश भर के पत्रकार कई दफा ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी पूछ चुके हैं, लेकिन हर बार राहुल ने इस सवाल का गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी इस बार खुलकर बोलने से बचती रही। उन्होंने भी राहुल की तरह ही न तो हामी भरी और न ही इनकार किया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस के मन में क्या है? कांग्रेस प्रियंका पर इतना सस्पेंस क्यों बनाए हुए है? चुनावी रैलियों में कांग्रेस का धुआंधार प्रचार करने वाली प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं कुछ कह रही? क्योंकि वाराणसी में मतदान की तारीख 19 मई है और नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल। पीएम मोदी भी 26 अप्रैल को वाराणसी से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब भी प्रियंका की वाराणसी से उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द इसका ऐलान कर सकती है। जानकारों की माने तो वाराणसी से प्रियंका अगर चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो इसके कई सियासी संदेश लोगों तक पहुंच सकते हैं। पहला तो ये कि कांग्रेस जनता को ये संदेश देगी कि वो मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए गंभीर है। दूसरा ये कि गांधी परिवार चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट नहीं ढूंढता। तीसरा ये कि प्रियंका की उम्मीदवारी न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल समेत पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला और जोश दोनों बढ़ाएगी। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी प्रियंका गांधी से पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं मानती। परिवार के नाम पर वो चुनाव लड़ने चाहती है। उसका अपना तो कुछ नहीं है, ना कुछ पढ़ाई है, ना कोई त्याग है, ना कोई इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़ी, या ना कोई किसी की भ्रष्टाचार को पोल खोली, तो कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं। बीजेपी को जीत का भरोसा है, लेकिन सूत्रों की माने तो वाराणसी में विपक्ष पीएम मोदी को किसी तरह का कोई वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका की उम्मीदवारी की सूरत में महागठबंधन भी वाराणसी से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। तो प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, पार्टी ने अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाराणसी में उम्मीदवार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो 25 अप्रैल यानी कल रोड शो के जरिए वाराणसी में अपनी ताकत को एक बार फिर दिखाएंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाया जाए। ये साल 2014 का वीडियो है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन करने पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। ढोल नगाड़े के साथ समर्थक झूम रहे थे और मोदी पार्टी नेताओं के साथ रथ पर सवार होकर काशी की सड़कों पर रोड शो कर रहे थे। गुजरात से काशी आते समय पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। अब 5 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही नजारा काशी में दिखने जा रहा है। 2014 में मोदी बीजेपी के उम्मीदवार थे और गुजरात के मुख्यमंत्री। अब मोदी बीजेपी उम्मीदवार होने के साथ देश के पीएम भी हैं, इसलिए शक्ति प्रदर्शन और भी खास होने वाला है।
25 अप्रैल को मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। लंका से दशाश्वमेध घाट तक 10 किलोमीटर का रोड शो होगा। अगले दिन 26 अप्रैल को नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। पिछली बार 2014 में मोदी ने 24 अप्रैल को रोड शो और नामांकन दोनों किया था, लेकिन इस बार शक्ति प्रदर्शन के लिए रोड शो की तारीख अलग है और नामांकन की तारीख अलग। एक बार मोदी जी काशी से ही चुनाव लड़ने वाले हैं और मोदी जी 26 तारीख को दोपहर को लगभग 11:30 बजे के आसपास अपना नामांकन करेंगे। उसके पहले 25 तारीख को 3 बजे से 7 बजे तक एक भव्य रोड शो का आयोजन काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। चर्चा है कि मोदी के नामांकन के लिए बीजेपी के आला लीडरों के साथ ही एनडीए के नेता भी वाराणसी पहुंचेंगे। नामांकन और रोड शो के जरिए पीएम मोदी सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और बिहार की सीटों पर भी असर डालने की कोशिश करेंगे। Will you be contesting from Varanasi? The decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. 2014 में नामांकन से पहले पीएम मोदी ने मेगा शो कर यहां अपनी ताकत दिखाई थी। इस बार बीजेपी के सामने 2014 के रोड शो से और बेहतर करने की चुनौती होगी। काशी में पीएम के नामांकन और रोड शो को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए बीजेपी दिन रात एक कर रही है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे। ये रोड शो शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों से होकर गुजरेगा। आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल में ये पूरा रोड शो रहने जा रहा है। लंका से इस रोड शो की शुरुआत होनी है। वाराणसी का एक प्रमुख जगह, प्रमुख इलाका जहां से रोड शो 80, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा होते हुए गोदोलिया गुजरेगा और वहां से पहुंचेगा दशाश्वमेध घाट। और यहां पर इस घाट पर पहुंचकर जो पूरा रोड शो होगा प्रधानमंत्री का, तकरीबन 7 किलोमीटर का ये रोड शो खत्म हो जाएगा जो लंका से शुरू होगा। लेकिन इस रोड शो के साथ साथ इस पूरे दिन में कार्यक्रम क्या कुछ रहने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में, ये भी आपको दिखाते हैं। बीएचयू गेट के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत होगी जो हम आपको बता रहे थे कि लंका 80, भदैनी से होता हुआ गुजरेगा, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदोलिया होते हुए पहुंचेगा दशाश्वमेध घाट पर। और यहां पर इस घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है उसमें कई सारे अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग जगहों से होते हुए ये पूरा रोड शो गुजरने जा रहा है जिस पर नजरें पूरे देश की होंगी राजनीतिक लिहाज से। वैसे बात चाहे प्रियंका के काशी से उम्मीदवारी की कितनी भी चले, लेकिन यूपी में प्रियंका की कांग्रेस की स्टार प्रचारक बनी हुई हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद उन्होंने आक्रामक रुख अपना लिया है। एक ही दिन में प्रियंका गांधी हमीरपुर, महोबा और फतेहपुर में प्रियंका लोगों के बीच थी और पीएम मोदी पर लगातार हमलावर रही। कभी गाड़ी की छत पर बैठकर लोगों का अभिवादन, कभी अचानक गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पहुंच जाना, पैदल चलते हुए लोगों का हाल जाना, गुरुद्वारे में माथा टेका। महोबा में प्रियंका गांधी ने करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो कर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के यूपी दौरे पर है। बुंदेलखंड के सियासी संग्राम में वैसे तो इस बार लड़ाई बीजेपी और महागठबंधन के बीच बताई जा रही है, लेकिन मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महोबा हमीरपुर में प्रियंका ने धुआंधार प्रचार किया, मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया और पानी की समस्या को लेकर तल्ख सवाल उठाए। मैंने कुछ फोटो देखी और एक वीडियो देखा जिसमें प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले बांदा की सड़कें पानी से धोई जा रही हैं और पानी की टंकी पे टंकी आ रही है, वहां पे पानी से धुलवाई जा रही है सड़कें, जबकि पूरे बुंदेलखंड में आज सूखा है। प्रियंका गांधी सियासत की नब्ज समझती हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को उन्होंने अपना सियासी हथियार बनाया
तो फतेहपुर में वो परिवारवाद के आरोपों का जवाब देती नजर आई। जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं। 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। तो चौथे चरण का रण तैयार है। कांग्रेस प्रियंका के प्रचार से बुंदेलखंड और दोआब में इस बार अपने लिए जमीन तलाश रही है, लेकिन बुंदेलखंड में राजनीति की राह यहाँ की पगडंडियों से कहीं ज्यादा पथरीली है। ये वो इलाका है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को भी चुनाव नहीं जिताया, और ये वही इलाका है जिसने इंदिरा गांधी के प्रचार मात्र से हारते हुए उम्मीदवार को चुनाव जिता दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में हुंकार भर रही थी, तो राहुल गांधी कानपुर में डटे रहे। उन्होंने अपने उन्हीं सवालों के साथ उसी अंदाज में सवाल किए कि अच्छे दिन कहां गए, रोजगार पर क्यों फेल हो गई मोदी सरकार। जरा बताइए मुझे, चौकीदार नहीं, सुनाई नहीं दिया, फिर से चौकीदार, मजा नहीं आया अभी। चौकीदार, ये भैया 5 साल में कैसे हुआ ये? 5 साल पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 5 साल बाद चौकीदार, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ, क्या हुआ? 56 इंच की छाती कहां गई? बोलती बंद हो गई। क्या बोलेंगे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? कोई है यहां? नहीं। 15 लाख रुपए मिला? कोई है यहां? नहीं। तो एक तरफ प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सिंधिया से बात की न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे ने। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। जिस तरीके से लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 2014 के रिजल्ट को देखते हुए कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है अकेले, चुनौती है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। प्रजातंत्र में एक ही दाता है, वो है मतदाता, और जब दाता के साथ विश्वासघात होता है तब दाता भी सीख सिखाने के लिए उत्सुक रहता है। और आज केवल उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन संपूर्ण देश की जनता उत्सुक है भाजपा को सीख सिखाने के लिए कि जो भाजपा ने 5 साल में विश्वासघात देश की जनता के साथ किया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, वो भी बनारस से, क्योंकि पूर्वांचल में एक माहौल बनेगा अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं? देखिए, चुनाव लड़ना या न लड़ना ये एक व्यक्तिगत निर्णय है, और मुझे विश्वास है कि जो भी निर्णय प्रियंका जी लेंगे उसका पूरा सम्मान हम लोगों को करना होगा। और वर्तमान परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो प्रज्ञा ठाकुर की भी बात हो रही है। प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे पर निशाना साधती हैं। वो आचार संहिता, राष्ट्रवाद का परिचय दे दिया ना उन्होंने, जिन्होंने शहीद को कलंकित किया है, आज वही राष्ट्रवाद का झंडा उठाए घूमे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वोट कास्ट करते हैं गांधीनगर में, तो वो एक मार्च की तरह लोगों से मुलाकात करते हैं। आखिर आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ अली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। खलबली मची है। एक ही लाइन में जवाब इन्होंने दे दिया। न्यूज जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, हरदोई।
लोकसभा चुनाव अपने चौथे चरण में पहुंच चुका है। 3 चरणों के सियासी संग्राम के बाद अब राजनीति की रार महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 6 घंटे में 3 रैलियां की। झारखंड के लोहरदगा से लेकर पश्चिम बंगाल के नादिया और बीरभूम तक सियासी विरोधियों पर वार किया। विरोधियों ने भी मान लिया है फिर एक बार। इसका सबूत है कि तीसरा चरण होते होते अब ये लोग फिर अब मोदी को गाली देते देते थक गए। देश की जनता को मोदी की गाली उनके गले उतर नहीं रही है। ऊपर से लोग गुस्सा कर रहे हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या किया है, जितनी गालियां मोदी को देते थे अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अब मुझे तो गाली देती है, अब चुनाव आयोग को भी गाली दे रही है। हमारे सुरक्षा बलों पर लांछन लगा रही है। आज हालत क्या है, गुंडों के लिए ममता, गुंडों के लिए ममता और जनगण के लिए निर्ममता, जनगण के लिए निर्ममता।